टॉपिक डाल लीजिए राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो चैप्टर होता है आपके पूरे तैयारी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और खासकर इकोनॉमी में। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको जैसे अक्षांश देशांतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे फिजिक्स को आपको वनडे एग्जाम निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे आपको मात्रा का पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको इकोनॉमी में अगर ठीक से अगर पढ़ना है, अगर आगे चाह रहे हैं कि इकोनॉमी का आपको बाद में कभी कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको नेशनल इनकम चैप्टर तैयार होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे पेड़ तैयार होता है ना, बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है, लेकिन उसके मजबूत क्या, ऊपर की टहनियां मजबूत है नहीं, उसका मजबूती सबसे बड़ी मजबूती कहाँ है, जड़ में है। तो अगर इकोनॉमी नाम का, अगर अर्थशास्त्र नाम का चैप्टर या विषय अगर आप पहाड़ तैयार करना चाहते हो, उसके अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आपको ये जो रूट है नेशनल इनकम, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब होता क्या है कि नेशनल इनकम चैप्टर को जान लीजिए, नेशनल इनकम जो पार्ट होता है या जो राष्ट्रीय आय चैप्टर होता है, उसको किताबों में इतना कठिन लैंग्वेज में लिखा होता है कि बच्चों को और स्टूडेंट लोगों को समझने में बिल्कुल दिक्कत होती है। और टीचर लोग भी क्या करते हैं ना, उसको शुरुआत में इतना सैद्धांतिक रूप से पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझने में काफी दिक्कत होती है स्टूडेंट लोगों को। इसलिए इस वाले चैप्टर को हम लोग एकदम अपने रूप में, एकदम व्यवहारिक रूप में और आसान भाषा में समझा जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा ये समझ में आएगा। कंफर्म इसकी गारंटी है। क्लास कम से कम 3 से 4 घंटे की रहेगी, क्षमता बनाकर अपना बैठिएगा। कम से कम 3 से 4 घंटे की लंबी क्लास होने वाली है। ठीक, अब तो समझते हैं। अब देखिए, जैसे आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, तो हमेशा कुछ शब्द उछल के सामने आते होंगे। जैसे भारत की जीडीपी इतनी थी, इतनी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने का वादा किया, तक नहीं। ऐसे आता है कि भारत, ऐसे भी आता है, जब कई बार आया कि विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व की एक तेजी से उभरता हुआ देश है जीडीपी के मामले में। यानी हर जगह ये भी आप देखेंगे, कई बार ये देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय से कंपेयर किया जाता है कि हमारा जो देश है, भारत देश, ये भले अमीर देश है, लेकिन यहाँ के लोग क्या हैं, गरीब हैं। अब ये बात क्यों बोली गई, क्योंकि भारत की जीडीपी अधिक है, लेकिन भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है। यानी बात किसकी आई, पर कैपिटा इनकम की आई, बात जीडीपी की आई, बात नेशनल इनकम की आई। एक और आप चीज पढ़ते होंगे इकोनॉमी में, जब अखबारों में पढ़ते होंगे कि हमारे देश का सेवा सेक्टर आगे बढ़ रहा है ना, तब ये बात होती है आखिर ये सेवा सेक्टर क्या है। हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले जब आजाद हुआ देश तो काफी अधिक था, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, आजादी के बाद जैसे साल आगे बढ़े, वैसे वैसे जो कृषि के योगदान है धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। और धीरे धीरे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो मात्रा है, जो प्रतिशत, वो क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे सुनते होंगे आप लोग। तो अगर सुनिए, ये सब सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ क्या करें, अखबार में सिर्फ सुनेंगे, तो आप सिर्फ सुनते रहेंगे, पढ़ लेंगे, आपको मतलब पता नहीं चलेगा। मतलब आपको कब पता चलेगा, जब उन कंपोनेंटों के बारे में पता होगा। जैसे कि जीडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सेवा सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, और इसको मापने का काम कौन करता है ना, या इसको मापा कैसे जाता है, कौन कौन सा फार्मूला होता है। तो पूरा आज क्लास में उसी को पढ़ा जाएगा। तो अब समझते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में जान लीजिए क्या है। राष्ट्रीय आय पढ़ते वक्त पहले हम लोग समझते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय आय नाम का जो शब्द था, या सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी नामक जो शब्द था, सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स। इतिहास में कभी देता, एग्जाम में कभी आ जाए तो सबसे पहले नाम देने वाले व्यक्ति थे अर्थशास्त्री, जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स। आप साथ साथ चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं आप। पहले व्यक्ति का नाम था साइमन कुजनेट्स, जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय नामक शब्द की पहले उन्होंने चर्चा की। और भारत में जान लीजिए, भारत में सबसे पहले अगर किसी ने राष्ट्रीय आय की गणना यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना या प्रति व्यक्ति आय की गणना अगर किया, तो सबसे पहले किए थे दादा भाई नेरोजी ने। और आपको पता है दादा भाई नेरोजी के बारे में एक और बातें की जाती हैं क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे। सबसे बुजुर्गों के मामले में कौन थे, दादा भाई नेरोजी। उन्होंने 1868 में किताब छापी थी, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब का नाम था, आप लोग लिख सकते हैं, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
रूल इन इंडिया बाई दादा भाई नेहरू जी 1868। इन्होंने ये बताया कि उस समय भारत की जीडीपी को इन्होंने बताया था 340 करोड़ के लगभग बताया था 340 करोड़ समय जीडीपी थी भारत की। और उन्होंने ये कहा था कि भारत की प्रति व्यक्ति कितना बताया था, किसी को पता है? 18 रुपए। भारत की प्रति व्यक्ति आम जमाने में उन्होंने कितना बताया था? उन्होंने सिर्फ इतना रुपए बताया था, एक सबसे पहले। अब हुआ क्या भारत में, समझिए, जब 1947 में जब हम लोग आते हैं आजादी के बाद, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार एक समिति बनाती है। कौन सी समिति? उस समिति का नाम जान लीजिए। जो भी समिति होती है उस समिति किसके नाम पे पड़ जाती है? जो उस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो उस समय कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी चलती थी, अभी भी चलती है, उसका नाम है आईएसआई। अब जो आईएसआई का मतलब वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नहीं, वो ये था इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल इंडिया, ऐसा था पूरा मतलब था, यानी स्टैटिस्टिकल इंडिया था। उसके जो एक प्रोफेसर थे, उस प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनका नाम लिख लीजिएगा आप लोग, इनका बार बार नाम आएगा। उनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनको जब आजाद हुआ 1947 में एक समिति बनाई गई। उस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। अब समझिए ध्यान से, जब 1949 में जब समिति जब ये बनी, तो उसके 2 साल के बाद, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद 1951 में, कब? 1951 में अपनी इन्होंने पहली रिपोर्ट पेश की। किसको? सरकार को। 1919, ध्यान समझिएगा, यानी पहली बार भारत में, ये भी सवाल बन सकता है आपके कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक, उसके 2 साल के बाद उन्होंने 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। किसको? सरकार को। और अपनी उन्होंने फाइनल रिपोर्ट, ये पहली रिपोर्ट 51 में पेश की। आएगा सवाल में, आया इसलिए मैं आ रहा हूं, वरना मैं टॉपिक पे आ रहा हूं नेशनल इनकम क्या होता है, लेकिन थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। अब उसके बाद 1955 उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। कब? 1955 में फाइनल रिपोर्ट पेश किए थे। कौन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। किताबों में देता है ना, ये प्रोफेसर हैं, किताबों में देता है पीसी महालनोबिस। उनका पूरा नाम क्या है? पी से प्रशांत, सी से चंद्र, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। 1900 ये। अब समझिए ध्यान से, 1951 में जब इन्होंने पहली रिपोर्ट जब पेश की, तो 1951 में ही एक संस्था को बनाने की विचार दिया सरकार को। 1951 में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मेरे से ही करने से या सरकार के करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए कोई एक संस्था बनानी पड़ेगी और उस संस्था के अंतर्गत लोगों को कार्य करवाना पड़ेगा, तब ये पूरे देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद और ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय आय गणना हो पाएगी। तो आप ये किताबों में पढ़ते होंगे कि वही 1951 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक संस्था की स्थापना हुई थी। उस संस्था का नाम था CSO। आप लोग कई बार पढ़ते होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन में आता होगा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना या राष्ट्रीय आय की गणना या प्रति व्यक्ति आय गणना कौन करता है? CSO। पढ़े होंगे आप लोग। तो किसके अनुसार? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये भी सवाल पूछता है कि CSO, अभी आ रहा हूं मैं, CSO का पूरा मतलब क्या क्या हो सब बता रहा हूं मैं। CSO की स्थापना किस अर्थशास्त्री की अनुशंसा पर हुआ था या किस अर्थशास्त्री की विचारधारा पर हुआ था? तो कौन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। जैसे RBI का आता है ना कि RBI की स्थापना किसके विचार के आधार पर हुई थी? डॉक्टर अम्बेडकर के, डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा पे। वैसे ही CSO की स्थापना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के विचारों पर। आराम चलिएगा। अब CSO के बारे में थोड़ा जान लीजिए। CSO का पूरा मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लिख लीजिए आप लोग, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1991 में इसकी स्थापना होती है। किसकी अनुशंसा पर? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अनुशंसा पर 1951 में। इसका मुख्यालय जब वहां पे जब पहली बार जब बनाया गया तो इसका मुख्यालय था नई दिल्ली। एग्जाम में आ सकता है आपके। इसका मुख्यालय कहां था? नई दिल्ली। और इसकी एक शाखा थी जिसे कहते हैं औद्योगिक शाखा, यानी बोलते हैं इंडस्ट्रियल विंग, उसको बोलते हैं इंग्लिश में।
हिंदी में होगा औद्योगिक शाखा। इसकी पहली औद्योगिक शाखा कहां थी? कोलकाता में, कोलकाता में। ये था थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। चला जाएगा। यानी पहली बार 1949 में पहली बार राष्ट्रीय समिति बनाई गई। कहीं किसी किसी किताब में 47 देता है, लेकिन 49 ज्यादा सही है, ठीक है। और उसके बाद 2 साल के बाद 1951 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी 1951 में, जिसमें यह कहा गया कि उसके आधार पर यानी राष्ट्रीय आय गणना के लिए एक संस्था का स्थापना करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। वो संस्था कौन सी थी? CSO, ठीक है, CSO संस्था थी। और 1955 उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। अब एक और थोड़ा करंट अफेयर की एक बात मैं बता देता हूं। ये जब 1951 में CSO था ना, पिछली बार 2019 में, यानी जब पहला लॉकडाउन जब लगा 2019 में, तो उस समय एक और कारनामा हो गया। कारनामा क्या हो गया? एक संस्था और आप नाम सुनते होंगे, NSO का नाम सुनते होंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सुनते होंगे आप लोग। स्थापना 85-51 में हुई थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या किया गया? नेशनल NSSO को और साथ मिला दिया गया CSO को, और इन दोनों को मिला करके खत्म कर दिया गया और एक नया चीज निकला, उसका नाम था NSO। यानी अब CSO किसमें बदल चुका है? अब इसका पूरा नाम क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले क्या था? केंद्रीय था, अब क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया। क्लियर? तो ये सवाल कुछ भी अगर आए तो आप करते रहिएगा। साथ साथ जो भी कुछ आर्टिकल्स आएंगे, जो भी कुछ स्टैटिक का मुद्दा आएगा, वो सब आपको साथ साथ बताता चलूंगा। अब हम लोग समझते हैं एक एक चीजों को। हटा दे इसको। अब हम लोग नेशनल इनकम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, अब नेशनल इनकम जितने भी कंपोनेंट यानी घटक, अब उसमें आप हम लोग पढ़ेंगे GDP, NDP, GNP, NNP। ये शब्द आप कई बार सुनते होंगे, जरूर नहीं भी पता होगा तो आप जरूर सुनते होंगे कि GDP क्या होती है, NDP क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सुनते हैं कि नहीं? तो हम लोग उसी घटकों को समझा जाए। पहले हम लोग समझते हैं GDP की। ये 4 घटक हम लोग पहले समझते हैं। GDP क्या होती है, NDP क्या होती है, फिर हम लोग समझते हैं कि GNP क्या होती है, फिर हम लोग ये समझते हैं कि NNP क्या होती है। पहला हम लोग समझते हैं GDP। GDP का पूरा मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का पूरा मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और उम्मीद है आप लोग हर जगह बार बार ही सुनते होंगे, अखबारों में, अलग अलग चैनल पे, सकल घरेलू उत्पाद, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब समझिए। मान लीजिए ये क्या है? ये भारत है। ये क्या है? मान लीजिए ये भारत है, और ये भारत की क्या है? सीमा है। ये भारत की सीमा है, और ऊपर का आप अंदर कल्पना कर लीजिएगा, एक ये नीचे भारत की पूरी सीमा है, भारत की पूरी बाउंड्री है। अब भारत की जो सीमा होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है भौगोलिक सीमा, एक होती है घरेलू सीमा। एक होती है भौगोलिक सीमा, एक होती है घरेलू सीमा। उसको हम लोग बाद में जाएंगे, भौगोलिक सीमा क्या होती है, घरेलू सीमा क्या होती है। अभी बस हम लोग इसको समझते हैं। पहले आपके ये पहली क्लास है राष्ट्रीय आय को लेकर, कभी नहीं सुने तो हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि आपको पहले समझ में आया, वरना हम लोग समझते कहीं और चले जाएंगे। पहले हम लोग मुद्दे को समझ लिया जाए। अब देखिए ये क्या है? भारत की बाउंड्री यानी भारत की सीमा है। इसकी जो परिभाषा होती है सकल घरेलू उत्पाद की क्या होती है, जानिए। इस भारत की जो पूरी सीमा है, इस भारत की पूरी सीमा के अंदर, इस भारत की पूरी सीमा के अंदर 1 साल में, कितने साल में? 1 साल में जितनी भी वस्तुओं का या जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होगा 1 साल में, कितने साल में? 1 साल में। भारत की सीमा के अंदर 1 साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, उसका जो कुल मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा? GDP कहलाएगा। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं
किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी कहलाता है। यहां तक समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि क्या सर भारत की सीमा में, ध्यान समझिएगा आप लोग, श्योर दिमाग में आना चाहिए आपके, अब दिमाग में जो भी सवाल आएगा पूछ भी सकते हैं। इस भारत की सीमा आप लोग जरूर देखते होंगे कि सर जी भारत की सीमा में इंडियन तो होते ही हैं, इंडियन कंपनी या इंडियन लोग। भारत की सीमा में देखते होंगे फॉरेनर भी रहते हैं, या फॉरेन की कंपनियां भी होती, विदेशी कंपनियां भी होती हैं, यानी भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी होती हैं। तो क्या सर भारत की जीडीपी में विदेशी की कंपनी का जुड़े होगा? तो हाँ, इसको भी जोड़ा जाएगा। अब इसकी एक अच्छी परिभाषा समझते हैं। पहले तो आम बोलचाल वाली भाषा, इसको और अच्छे समझते हैं हम लोग। भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में या तो किसी भारतीय द्वारा, ये एक्चुअल परिभाषा है, भारत की सीमा के अंदर एक, इसी किताब में दे देगा, एक वर्ष की जगह दे देगा वित्तीय वर्ष में। हम लोग पहले बेसिक समझेंगे। भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में या तो किसी भारतीय द्वारा या किसी विदेशी द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? जैसे एग्जाम्पल का लोग देखेंगे, जब कोई मोबाइल का डिब्बा, से एमआई का डिब्बा, आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का डिब्बा जब खरीदते हैं तो स्टिकर जो होता है, स्टिकर गौर से पढ़िएगा, कहीं कहीं स्टिकर पर लिखा होगा मेड इन चाइना और किसी किसी स्टिकर पर लिखेगा मेड इन इंडिया। यानी आप ये समझ रहे हैं, आप लोग कहीं जाइए, आप कहां जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप आंध्र प्रदेश चले जाइए और आप कर्नाटक जा सकते हैं, कर्नाटक चले जाइए। यहां पर देखेंगे आप ना कि एमआई की पूरी कंपनियां हैं यार, ये नहीं शोरूम नहीं देखते उनका, सर्विस सेंटर नहीं देखते हैं, तो वो सब कहाँ की है? विदेशी है ना, लेकिन फिर भी भारत की सीमा में है। आप देखेंगे यहां पर कि भारत की लावा मोबाइल भी होगी और भारत की और चाइना की शाओमी भी होगी, शाओमी भी होगी, लिनोवो भी होगी, एप्पल भी होगी। चाइना की क्या है? शाओमी, एप्पल, अमेरिका की लावा भारत की, अजंता भारत की, ये सब है ना भारत की सीमा में। तो क्या सर इसका तो जुड़ेगा? क्या इसका भी जुड़ेगा? हाँ, इसका भी जुड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के, या समझ लीजिएगा, कुल मिलाकर सिंपल सी भाषा में, भारत की सीमा में हो कोई उत्पादन करे वो भारत का जीडीपी कहलाएगा। भारत की सीमा में कोई हो वो भारत की जीडीपी कहलाएगा। वो चाइनीज भारत में है कोई मैटर नहीं करता, पाकिस्तानी भारत में है कोई मैटर नहीं करता, जर्मनी का है भारत में है कोई मैटर नहीं करता, वो सब भारत की जीडीपी में काउंट होगा। कभी भी अंदाजा मत लगाइएगा कि भारत की जीडीपी का मतलब सिर्फ भारत के लोगों की इनकम। जब जीडीपी की बात ही आ गई ना तो उसमें कोई हो, लेकिन किसकी बात होनी चाहिए? सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए। दैट कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। और एक चीज मत भूलना आप लोग का भी, ये यूनिट, एक साल यानी वित्तीय वर्ष। आप लोगों का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक सवाल ये है कि 1 अप्रैल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीआई क्या स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935। वेरी गुड। 1 अप्रैल, कई लोग टीचर पूछेंगे, आप किसी से पूछिएगा कि कहें 1 साल ही बोलते हैं तो लोग भुलवा देते हैं, कहते हैं कि 1 साल होता है ना 1 अप्रैल, तो क्यों नहीं बोल दीजिएगा? तो क्यों नहीं जुलाई से जून कर देते हैं? तो क्यों नहीं जनवरी से दिसंबर कर देते हैं? है ना। उसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को अपना क्या मानते हैं? भारत का वित्तीय वर्ष मानते हैं। वैसे आपका कृषि वर्ष क्या होता है? जुलाई से जून, है ना। लेकिन ऐसा चल रहा है, पिछले साल से चर्चा चल रही है कि भारत सरकार हो सकता है कि अपने वित्तीय वर्ष को बदले, हो सकता है कि जनवरी करने वाली है, चर्चाएं चल रही हैं। कोई लॉजिक होगा? ठीक है, अब देखते हैं उस पर क्या है। चर्चा चल रही है 1 सालों से, लेकिन इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई सारे दिखाने पड़ेंगे। आते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आया? समझ में आ गया? भारत की, हाँ जी, उन फरा रहा हूं, वो जीएनपी में शामिल होगा, वो इसमें शामिल होगा, सब आप समझाऊंगा। अभी बात बस जीडीपी की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, भारत की सीमा के अंदर 1 साल में कोई हो उत्पादन करे वो क्या कहलाएगा? जीडीपी। जब भी जीडी की बात आई, डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, याद देख रहे हैं, घरेलू, घरेलू मतलब घर में, मतलब घर में, समझ में आ रहा है? मतलब घर में क्या है तो वो है।
अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले को, दूसरा कंपोनेंट समझते हैं हम लोग। दूसरा होता है, दूसरा हम लोग जिसे कहते हैं एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है, दो इसको हटा नहीं रहा हूं क्योंकि इसी से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब इसको आप लिख लें आप लोग, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। अच्छा आ रहा हूं सब पे आऊंगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद, यहां तक समझ में आया? शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब समझिएगा, किताबों में नेट की जगह जो हम लोग शुद्ध लिखा हूं मैं, अब वहां शुद्ध की जगह अलग अलग शब्द प्रयोग कर सकता है। किसी किताब में हो सकता है कि वास्तविक दे दे, वास्तविक घरेलू उत्पाद, और हो सकता है एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, ठीक है, जो अच्छी किताबें होती हैं, वहां पर एक्चुअल करके देगा, वहां पर दे देगा निवल, तो निवल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। यहां समझ में आ रही बात? यहां नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका शुद्ध दे दे, वास्तविक दे दे, या निवल दे दे। इस क्लास में घबराइएगा भाई, आराम से पेशेंस बनाकर रखिएगा, और ये पेशेंस चेक करने वाला चैप्टर भी है। नेट का मतलब शुद्ध भी दे सकता है, वास्तविक दे सकता है, और निवल भी दे सकता है। कोई देगा मतलब वो क्या पूछ रहा है, एनडीपी यानी नेट की बात कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए आप ही लोगों में से, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी हो, आपका नाम शालिनी, मान ली इनका नाम, मान ली इन्होंने फ्यूचर में कोई कंपनी खोला, इन्होंने शालिनी प्राइवेट लिमिटेड। किसी सी कंपनी होगी, हार्डवेयर की, नट बल्टू की, तब भी कोई है मन में, कोई कंपनी होगी, साइकिल की, ठीक, साइकिल का प्रचार कर रहे हैं सब, ठीक। समझिए, मान लीजिए शालिनी प्राइवेट लिमिटेड। आपके पास हमेशा चॉइस होनी चाहिए। जैसे आप लोग एक चीज देखता हूं, जब भी कोई चीज पूछता हूं, आप चॉइस में हड़बड़ा जाते हैं, किसे क्या चुनूं, या आपके पास भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहिए, रुकिए भगवान सोचने दीजिए, तब तक भगवान गायब। हमेशा चॉइस फटाक से होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, चॉइस होना चाहिए, है ना। मान लिया आप कहीं बैठे, आपको कोई चीज, आपको क्या खाने में पसंद है, रुकिए पहले सोचने दे, पनीर ही पसंद है, मशरूम ही पसंद है, कभी कभी भुजिया ही पसंद आता है ना, सोचने लगे, इंटरव्यूअर कहेगा ठीक है जाओ, हो गया। आ रहे फटाक से बोल दीजिए, विश आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। यही चीज लोगों के पास क्लियर नहीं है, अब वो मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब चॉइस रहा करिए, सब मिलेगा, लेकिन चॉइस एक दो होनी, हर एक सेक्टर में एक चॉइस होनी चाहिए, है ना। समझिए, शालिनी प्राइवेट लिमिटेड इन कंपनी का नाम है, ठीक है। कंपनी इनकी साइकिल बनाती है, जब साइकिल बना रही कंपनी, एक बार साइकिल कंपनियां बर्बाद हो रही है देश की लॉकडाउन से। एटलस कंपनी देख लीजिएगा, हरकुलिस कंपनी, हीरो का कंपनियां बहुत बुरे स्तर में है। इतना पूंजीवाद बढ़ चुका है ना कि आजकल स्टूडेंट भी साइकिल से आना पसंद नहीं करते हैं। बगल से 2 किलोमीटर एरिया किससे आते हैं, बाइक से ना, टुक टुक से, पैदल भी नहीं आते, 100 मीटर चलना टुक टुक पकड़ लेंगे। अरे पैर है, अपाहिज हो गए क्या शारीरिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बना रही है, अच्छा ठीक। हाँ, इनकी जो शालिनी की जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाती है, पुराना क्यों बनाएगी साइकिल में। आजकल लेके देखिए आप लोग, पंजाब में एक पंजाबी है, कोई लड़का है, कोई लड़का क्या है, IIT किया हुआ है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बना है ना, सिंपल, वो पानी उनी कहीं लेके जा सकते हैं। ऐसे जो आपकी जो साइकिल का जो ये हिस्सा होता है ना, ये साइकिल है आपकी, ये है, ये हैंडल हो गई, ये डंडी हो गई, ये पैडल डल हो गया, और ये भी पहिया है, और फिर कुछ और होता है, अच्छा ये सीट होता है, ऐसे होता है ना। तो एक ऐसा वो बना है ना, क्या एक चीज बना, यंत्र बना है कि यहाँ पे बस उसको ले आके ऐसे रख देना, फिट कर देना, कस देना, और कस देने के बाद जितना पैडल आप चलाएंगे उतना आपकी साइकिल चार्ज होगी, फिर आराम चलाते रहिए। देखें आप लोग, तब क्या उसको जो महिंद्रा बजाज है ना, महिंद्रा जो कंपनी वाले, वो भी शेयर किए थे ट्विटर से, देखा करिए, कुछ सब डाटा होता क्या आप लोगों का। खाली वेब सीरीज देखते हो क्या? अच्छा चलिए आते हैं हम लोग, साइकिल हटाना कहेंगे सर, प्रचार कर रहे हैं। समझिए, शालिनी प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी है, साइकिल बनाती है। अब इनकी कंपनी
साल भर जो इनकी कंपनी साइकिल बनाई बेची, साइकिल पूरी कंपनी बन करके तैयार, साल भर जो इनकी कंपनी बनाई कंपनी, वो टोटल इनकी कंपनी की क्या होगी? जीडीपी। अब ये बाहर छोड़िए, अब आते हैं शालिनी प्राइवेट लिमिटेड का, देखते हैं, है ना। तो कल मैं पढ़ाया था, कल आप लोगों का एक नोट मिला था, अर्थशास्त्र मिला, उसमें लिखा होगा माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये क्या है? मैक्रो है, और ये क्या है? माइक्रो। समझ रहे हैं? हर जगह जिंदा दिमाग लेकर रही है, समझ रहे हैं? आपका पुराना क्लास यहाँ पर रिवाइज हो गया, कौन सा? माइक्रो एंड मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये है माइक्रो इकोनॉमी माने बृहद, और ये है छोटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। अब शालिनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इनकी है, इनकी जो मालिकी नहीं है, साल भर जो कमाई इनकी कंपनी की क्या है? वो जीडीपी है। साल भर कंपनी क्या है? वो जीडीपी है। अब आगे हम लोग आते हैं। अब उसके बाद सिर्फ इनकम ही नहीं होती होगी। अब मान लीजिए क्या हुआ, साइकिल जा रही है, साइकिल ट्रक वाला साइकिल लादा और ले आकर ट्रक ड्राइवर उठा कुछ, समझ रहे हैं, चढ़ा लिया अल्कोहल, और चढ़ाने के बाद ट्रक को ले आके पलट दिया पुल के नीचे, हो गया। अब ये घर पे फोन आया कि मैम जो कंपनी में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 5 ट्रांसफार्मर से 2 ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है। ऐसा होगा नहीं, इतना खराब किसी की जिंदगी में नहीं होता है, लेकिन माना सर मैंने दोनों ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। अब हुआ क्या, ध्यान समझिएगा। जो टोटल इनकम जो आई थी, कंपनी जो इनकी कंपनी निकल गई, सब जोड़ जाड़ के इनकी कंपनी क्या थी? जीडीपी थी। लेकिन उस ट्रक का पलटना, ड्राइवर का नुकसान होना, साइकिल का बर्बाद होना, दोनों ट्रांसफार्मर का आग लगना, इनकी मूल्य में क्या थी? वो कमी आई थी, ठीक है, यानी उनका वो नुकसान हुआ था, है ना, ये चीज हुई। तो ऐसी कमी को इकोनॉमी में बोलते हैं क्या? डिप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? ये पूरी एक्चुअल नहीं है, ध्यान समझिएगा। अभी मैं बस आपको समझा रहा हूं कि अब पूरी तरीके से इसको मूल्यह्रास नहीं बोलेंगे, लेकिन समझाने के लिए पहले आप लोगों की ये फर्स्ट टाइम चैप्टर है, तो कम से कम बेसिक तो समझो क्या आखिर होता क्या है। अब हुआ क्या, ये सब खर्चा जो इनका 2 ट्रांसफार्मर जरा और ट्रक वाला ट्रक पूरा कम से 1000 साइकिल लेकर उलट दिया, कम से कम मान लीजिए इनके टोटल जो जीडीपी है इनकी कंपनी की वो थी 300 करोड़। 300 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगी? 3 करोड़ हमको दे देना, एक, हाँ, और हमको अपना आर्थिक सलाहकार बना लेना, ठीक, बढ़िया रहेगा, बढ़िया कंपनी बहुत तरक्की करेगी। ठीक, समझिए ध्यान से। 300 करोड़ कितनी इनकी कंपनी की जीडीपी कितनी है? 300 करोड़ है। इधर फोकस करिए। अब 300 करोड़ में इनके जो साइकिल पूरा ट्रक पलट दिया और जो ट्रांसफार्मर जो आग लग गया, उसकी वजह से मान लीजिए 65 करोड़ का क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब ये बताइए 300 में से 65 घटाएंगे तो फाइनल कितना आया? 235। यहां पर 300 क्या है? जीडीपी है। यहां पर 235 क्या है? वो एनडीपी है। समझ आ रही बात? और हम लोगों की इकोनॉमी में इन सब चीजों को बोलते हैं डी यानी डिप्रिसिएशन। ठीक, अब हम लोग समझते हैं। तो एनडीपी का फॉर्म, जैसे ये शालिनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हाल था, वैसे ये भारत में जितने भी लोग होंगे, हम होंगे, आप होंगे, कंपनी होगी, मुकेश अंबानी होंगे, रतन टाटा होंगे, चाइना की Xiaomi कंपनी होगी, लिनोवो होगी, एप्पल होगा, जितना आप लोग दिमाग में कंपनी, वो सभी कंपनियां होंगी, वो सब साल भर में कमाती होंगी, तो वो क्या होती होगी? जीडीपी होती होगी। और उसके बाद उनका कुछ नुकसान होता होगा, कमी होती होगी, वो सब बारी बारी घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी निवल घरेलू उत्पाद, यानी एनडीपी निकल जाएगा। अब यानी फॉर्मूला बनेगा एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी। यानी फॉर्मूला क्या बना? एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी। और यहां पर डी का मतलब होता हिंदी में बोलते हैं इसे, डी का मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास होता है इसका मतलब, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते, इसको फॉर्मूले के रूप में एक बार जान लेते हैं हम लोग कि जीडीपी का फार्मूला क्या होता है। ये तो फार्मूला समझ में आया, क्योंकि आगे जैसे बताऊंगा आपको फार्मूलों की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम ये तो समझने के लिए व्यवहारिक रूप से, एग्जाम में फार्मूला भी पूछ सकता है। तो एग्जाम जो फार्मूला क्या होता है मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। ये जो जीडीपी थी ना, जीडीपी, फिर से फ्लैशबैक में जाइए 2 मिनट पहले, अब जीडीपी पर आइए, फिर यहां पर आता हूं मैं। अब ये एंड नहीं हुआ है, इस पर ज्यादा टाइम लेना, और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको एनडीपी या जीएनपी, ये सब आपको एनएनपी अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक, यहां पर इतना समय लेना ले लीजिए। यहां पर देखिए जीडीपी,
तो जीडीपी बराबर, मैं आपको बोलचाल में क्या बोल रहा हूं कि भारत में भारतीय भी और भारत में विदेशी भी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अर्थशास्त्रियों द्वारा, जीडीपी बराबर होता है एक्स प्लस एम। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, जीडीपी बराबर एक्स प्लस एम। तो यहां पर एक्स क्या हो गया, भारत में रहने वाला भारतीय, और एम क्या हो गया, भारत में रहने वाला विदेशी। हो गए कि नहीं, भारत में विदेशी और भारत में भारतीय, यानी सबकी आय, तो सबकी आय बराबर भारत की जीडीपी। इस क्लास को पढ़ते वक्त अगर दिमाग कहीं और जा रहा होगा कि घर पे क्या चल रहा है ना, कहीं और तो फोन से बात नहीं हो रहा है ना, ये सब सारा स्ट्रेस अपना निकाल कर यहां बैठिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इस लड़के को बहुत टेंशन है, कहीं और बात हो रही है क्या, नहीं ना। ठीक, आते हैं हम लोग इतना। जीडीपी, जीडीपी बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस एम। कहीं समझ ना आए तो पूछिएगा। तो जीडीपी बराबर एक्स प्लस एम। एक्स क्या है इसमें, भारत में भारतीयों की आय, यानी लावा, यानी टाटा, यानी रिलायंस, है ना। अब एम बराबर भारत में विदेशी, मतलब स्वामी, मतलब लिनो, मतलब एप्पल। समझ में आ रहा है, ये है रेड एंड चिप कहां कंपनी जी, भारत की विदेशी है, कंफर्म है। अच्छा, बाटा भारत की है। अच्छा, बाटा बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जानते हो क्यों चल नहीं पाया, क्योंकि इसने समय के साथ अपने को मॉडलिंग नहीं कर पाया। जब जूते हो जाएंगे आप लेने ना बाटा के, मैं बुराई नहीं कर रहा बाटा की, अभी देखना, लेकिन हम लोगों के दादाजी को, पापा जी को बाटा बहुत पसंद आएगा, तो कहेंगे चुपचाप बाटा लो। ये हम लोगों को बाटा पसंद, क्योंकि उसमें स्टाइल नहीं है। बाटा, बाटा में कहाँ आता है। अच्छा, तो हम लोग बड़े वाले मॉल में नहीं गए, छोटे वाले मॉल में गए हम लोग। आते हैं हम लोग, तो यहां पर समझ में आया जीडीपी बराबर एक्स प्लस एम, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब आते हैं, अब समझिए ध्यान से, अब मैं थोड़ा इसको और अच्छे समझाता हूं मूल्यह्रास का, क्योंकि एग्जाम में ना, एसएससी के एग्जाम में या किसी एग्जाम में मूल्यह्रास का मतलब पूछ देता है, मूल्यह्रास का मतलब पूछता है। अब तो एनडीपी, एनडीपी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूरा हिंदी मतलब बताइएगा। एनडीपी का निवल घरेलू उत्पाद माइनस बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास का मतलब समझो दो प्रकार से, मूल्यह्रास का मतलब दो प्रकार से होता है ना। अब मूल्यह्रास का मतलब दो प्रकार से, कैसे, मूल्यह्रास, यहां पर मैं लिखता हूं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब दो प्रकार से, एक होता है वस्तु के रूप में और दूसरा होता है मूल्य के रूप में। कैसे, मतलब क्या है सर, वस्तु के रूप में मतलब क्या है और मूल्य के रूप में मतलब क्या है, जैसे समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ठंडी का, ये गर्मी के दिन आने वाला है, अभी ठंडी के दिन मान लीजिए चल रहा है, अभी पंखे का यूज नहीं है। अब हम लोग का मान लीजिए मूड हो गया कि एक और कोचिंग में एसी लगाया जाए, कोचिंग में क्या किया जाए, एसी लगाया जाए, फीस तो बढ़ जाएगी, इससे बढ़िया एसी ना लगाओ, फीस मत बढ़ाओ, है ना। सब ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग इतना ताकतवर है नहीं है। देखो जाके शहरों में लड़के वो पीते हैं, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय, आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल, और गांव का रटा चट्टी रोटी खाया, मार दे के घुस गए जमीन में, है ऐसा। गांव के लड़के देखो ना, गांव के लड़के क्या है कि आराम से, कुछ नहीं, आराम सुबह 5 रोटी खाए, शाम को 12 रोटी खाए, पंच एक बाल्टी लिए, माठा अंदर चला गया ना। आज शहर में देखिए, सुबह सुबह बादाम पीस के मिल रहा है, हॉर्लिक्स पी के मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन फिर भी हवा चलेगा, लड़ा दिए गांव शहर के लड़कों को। इशारा हो रहा है आपकी तरफ। ठीक, आते हम लोग, नहीं फिटनेस लड़का है यार। ठीक, आते हम लोग। अब वस्तु ग्रुप, मान लीजिए पंखा है, पंखा, अब ये पंखा है, ये पंखे का क्या हुआ, और छोड़ दिए चलो मत उड़ाइए। ठीक, फिटनेस लड़का है। अब एक काम करिए ना, इन लोगों को बॉडी दिखाई दीजिए, मतलब कि सलमान खान बन के दिखाई दीजिए, चैलेंज। आते हम लोग, मान लीजिए पंखा है, ये पंखा अगर है, तो पंखा अगर ठंडी दिन में इसका यूज हो रहा है नहीं। अब मान लीजिए कोचिंग मन हुआ कि पंखा सारा हटाकर बढ़िया पंखा लगाया जाएगा या एसी लगाया जाएगा। अब पंखे को उठा के हम लोग रख दिए, है ना। अब मान लीजिए इनके घर बना, अब दिमाग लगा रही है, बिजनेसमैन, इकोनॉमिक्स पढ़ी है सर से, तो सोची पंखा तो पंखा होता है, क्या करना है, पोछ के नया कर देना, साफ सुथरा करके नया कर देना। अब पंखा रखा हुआ, तो हमसे मिली, सर आपके कोचिंग में पंखा रखा हुआ है
पंखे को यूज तो है नहीं, तो हमको दे दीजिए। तो हम बोलेंगे ठीक है ले लो, करे ले जाएं। हम कब नहीं, अजीत सर से बात कर लीजिए। बोलेंगे अजीत सर से बात कर लीजिए। अब अजीत सर से बात करने का इशारा क्या है? पैसा की बात कर ली। अजीत सर माने पैसा, है ना? अजीत सर मतलब पैसा। अब समझिए, अब जो ही पहुंची तो आप मान लीजिए शुरू हम लोग पंखा लिए कितने का? 1400 का। कितने का? 1400 का। ये बोली सर कितने में देंगे? ठीक है 1400 का लिए थे, अब 1400 में हमको दे दीजिए। तो कहेंगे अच्छा सर आप ही से इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ और इकोनॉमिक्स हमारे पे ही लगा रहे हैं। कहेंगे नहीं सर पंखा क्या हो गया है? पुराना हो गया। पंखे का दाम क्या हो गया? सेकेंड हैंड हो गया, पुराना। तो पंखा कितने में देंगी? ये करते 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 900 में। कितने में? 700 में। सीधे आधा। चलो ठीक है, मान लो 700 में पंखा इनको दे दिया गया। तो पंखे में देखिए तो पंखे में क्या हुआ? मूल्य के रूप में, पंखे में क्या हुआ? मूल्य के रूप में 1400 से, पंखे में क्या हुआ? 1400 से पंखे में कितनी कमी आ गई? 700 की। तो मूल्य के रूप में कमी कितनी आ गई? 700। ये समझ आ गया? ये वस्तु के रूप में, ये वस्तु के रूप में। और आते हैं मूल्य के रूप में, और आते हैं वस्तु के रूप में। एग्जाम्पल के लिए चीनी मिल, हाँ दे दीजिएगा पानी। चीनी मिल, चीनी मिल अपन लोग जो चीनी मिल है, अब नहीं लगता है कि भूकंप आए सबसे पहले वही गिरेगा? नहीं, जर्जर एकदम जर्जर आ गया है, लगता नहीं है? जर्जर लगता है कि नहीं? अब देखिए ध्यान, जब शुरू में जब कंपनी लगी होगी, कल्पना करिए, तो क्या वो इसके जितने भी पार्ट हैं क्या वैसे ही रहे होंगे? खराब रहे होंगे? नहीं। आज से उतने साल के बाद उस सारी कंपनियों में, सारे उसके नट में, बोल्ट में, पार्ट्स में सब क्या हो गया? पुराना हो गया। यानी उसमें घिसावट, बोतल में लेकर आए, क्या हो गया? उसमें घिसावट हो गया। क्या हो गया? घिसावट। घिसावट हो गया पूरी तरीके से। अब ये घिसावट होना ही क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। किस रूप में? वस्तु के रूप में वो क्या है? घिसावट है। समझते हैं? तो वस्तु के मूल्य, अब ये क्या है? मूल्य के रूप में घिसावट है। कितने रुपए का? 700 रुपए का। और वस्तु के रूप में मतलब घिसावट होता है। अब ध्यान समझिए, तो सर मूल्यह्रास से परीक्षा में सवाल कैसे पूछेगा? सवाल कैसे पूछेगा? एग्जाम्पल लो, सब छोड़ दो, एकदम ना अपने व्यवहारिक रूप, कभी भी समझने के लिए व्यवहारिक रूप प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के, सबके घर पे ये होगा, क्या ये नल है? नल है कि नहीं? अब मान लो शिवांगी गई, शिवांगी घर नल लगा, नल लगा, शिवांगी देखिए ध्यान से, शिवांगी घर क्या लगा? नल लगा। अब जब नल लगा तो ये नट जो यहाँ पे नट होगा ना, नट बोल्ट होगा, वो उसका आकार कैसे रहा होगा? जब नया नल लगवाई होगी तो कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा। अब नल चलाते 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 चलाते, कई दिन नहीं चला रही है, 4-5 साल हो गए, 3 साल 4 साल हो गया। अब इनकी मम्मी बोल रही है कि ज्यादा चला रही हो ना, दांत टूट जाएगा तुम्हारा, जाके बदल दो। ठीक, अब ये क्या कि नट निकाली, बदल दें, है ना? बदल दें। तो हुआ क्या कि नट का जो आकार था वो ऐसे हो गया, कैसे हो गया? ऐसे हो गया। होता है कि नहीं? नलों में, पंखे में, नलों में ऐसे ही होता है ना? जब जो भी टूटने वाला होता है आदमी बच जाता है। अगर सही में कई लोग दांत टूट जाता है इस पे। अब हुआ क्या? अब देखिए ध्यान से, हम इनकी मम्मी बोली कि जाकर बदल के आओ नट। तो नट तो नट होता है। अब दुकान जिसके यहाँ गई थी, चाचा के यहाँ, चाचा ला नट, ये जो हमको अब 10 रुपये हम पहले दिए थे, हमको नट ये बदल कर दे दीजिए। और बोले कि जो नट मैं तुमको दिया था ना, नया नट दिखाएगा, कहेगा तुमको नट में ऐसा दिया था, तुम नट कैसा लेकर आई हो? ऐसा लेकर आई हो। अब वही बोल्ट, वही ठीक है, समझो ध्यान से। ठीक है, ये बोल्ट क्या है? ये पहले मैं तुमको दिया कैसा था? ऐसा था। अब कैसा हो गया? ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो ये क्या है? घिसावट है। वस्तु के रूप में, वस्तु के रूप में क्या हो गया? घिसाव। ऐसे इकोनॉमी नहीं समझेंगे आप किताब उताब में, समझिए। ये क्या व्यवहारिक रूप से समझना है। ज्यादा जरूरी नहीं कि आप हर चीज को कठिन शब्दों में ही जाने, आसान भाषा में आप समझ लीजिए, फिर आप कठिन शब्द आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। शुरू में अगर कठिन शब्द पढ़ लेंगे, ऊपर से इकोनॉमिक्स, वैसे ही मार्केट में हवा बना हुआ है कि अरे बाप इकोनॉमिक्स इतना कठिन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वजह क्या है? मार्केटिंग किया जाता है।
किसी विषय की मार्केटिंग करनी होती है कि उसको सब लोग ना पढ़े, समझ रहे ना। इसीलिए पहले कुछ ग्रंथों पे ना मोनोपोली हुआ करती थी, किसी खास समुदाय की ग्रंथों पर मोनोपोली हुआ करती थी कि हम ही पढ़ेंगे, पता था ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, मोनोपोली खत्म हुई। वो ऐसे, ये समझिए ध्यान से, ये क्या हुआ, पहले बोल्ट ऐसे था, लेकिन अब बोल्ट कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये क्या है, वस्तु के रूप में घिसावट है। अब एक और चीज आप समझते हैं तो सर इस मूल्य के रूप में क्या आ जाएगा, मूल्यह्रास। अब मूल्य के रूप में देखिए कैसे आएगा, मूल्य के रूप में ऐसे आएगा। तो अब ये जाएगी, पहले मान लो 10 रुपए का ली थी ये, और आज जाएंगे कहेंगी ना कि चाचा 10 रुपए में दे दीजिए, तो कहेगा नहीं, तो ठीक बोलेगी ठीक है चाचा इसको ले लीजिए, तो कुछ पैसा काट लीजिए। तो क्या करेगा, जो चाचा थे इनके, इसको 3 रुपया ले लेंगे, कितने रुपए में, 3 रुपए में ले लेंगे, और इन 7 रुपया वो वापस लेके 10 रुपया के इनको नया नट दे देंगे। तो मूल्य के रूप में चाचा इसका कितना दान दिए, 3 रुपया। तो मूल्यह्रास कितना हो गया, 10 माइनस 3 बराबर 7, कितना का हो गया, 7 रुपए का। तुम्हारी बात। तो एग्जाम में सवाल सर कैसे बनेगा, सवाल ये मूल्य वाला नहीं बनता है। एग्जाम में सवाल ऐसे देखना ध्यान से, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा, और उम्मीद है जाए तो लोग गलत करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग आज पढ़ लिए। पूछेगा कि मूल्यह्रास से आशय है, या मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं, या सीधे सीधे छोटा क्वेश्चन पूछेगा, मूल्यह्रास है, छोटा सा 2 शब्द का क्वेश्चन है। ऑप्शन देगा नुकसान होना, ऑप्शन देगा हाँ खर्चा होना, ऑप्शन देगा घिसावट होना, ऑप्शन देगा कुछ और तरह का कोई और चीज करके दे देगा। चारों ही ऑप्शन अपने आप में लग रहा है सही है, लेकिन आपको इसमें क्या चुनना है जो ज्यादा सही है। तो ज्यादा सही कौन सा है, घिसावट। जब भी मूल्यह्रास से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आप किस पर सही ऑप्शन लगाएंगे, घिसावट पर। मूल्यह्रास का क्या मतलब होता है, घिसावट। क्लियर यहां तक। ये फिर यहां तक मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं हटाने से पहले। जीडीपी का मतलब होता है किसी देश के, भारत किसी देश की बात है, पहले किसी देश बोल रहा हूं, किसी देश की सीमा के अंदर उस देश के नागरिक द्वारा या किसी विदेशी नागरिक द्वारा एक साल में जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उसे क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब उसके बाद से दूसरी परिभाषा में बताया एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट को यहां पर शुद्ध भी बोला जा सकता है, वास्तविक बोला सकता है, और निवल भी बोला जा सकता है। ये तीनों, इसका मतलब ये होता है कि कुल जितनी आय हुई उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, तो एनडीपी बराबर हो जाएगा जीडीपी माइनस डी, यानी डी यानी डिप्रिसिएशन। तो हिंदी में इसका क्या बोलेंगे बताइए, हिंदी में पढ़िए। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। डी का मतलब डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की स्पेलिंग होती है, कई बार एग्जाम में देखा मैं कि DEPRI होता है, गलत है, DEPRECIATION, डिप्रिसिएशन पढ़ते हैं उसको, मूल्यह्रास। क्लियर यहां तक, आगे चला जाए। यहां तक गुड आउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अगर जीडीपी के बीच में घिसावट को बढ़ाया जाए तो सर एनडीपी के बीच से तो जीडीपी, अभी एनडीपी आने दीजिए, अभी एनडीपी आने दीजिए इसमें से। अरे अच्छा एनडीपी, हाँ पूछिए पूछिए। जीडीपी और एनडीपी में किसी एक को सर अगर घटाया बढ़ाया जाए या घिसावट को बढ़ाया जाए तो जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, जीडीपी आपकी अगर जैसे अगर आप घिसावट को बढ़ाएंगे तो आपकी जो जीडीपी होगी वो कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही मान लो आपका ये जीडीपी है, जीडीपी हुआ, अब जीडीपी को अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा इसको उल्टा हम लोग लिखते हैं, हटाऊं मैं पूरा, ये समझ में आ गया है। वेरी गुड क्वेश्चन, सवाल पूछेगा एग्जाम में। और एक और चीज, इकोनॉमिक्स के सवाल डायरेक्ट नहीं होते हैं, सोचना पड़ेगा। और ज्यादातर ऑप्शन ऐसे होते हैं ना, जैसे लगेगा कि चारों ही ऑप्शन सही है, और आपको उसमें चारों ऑप्शन जो आप उस दिन क्वेश्चन भेजे थे लग रहा है कि चारों सही है, लेकिन निवल वाला ज्यादा सही है ना। इस तरीके आपको लगेगा चारों सही है, उस चारों में से क्या खोजना है, कौन सा ज्यादा सही है। जैसे एग्जांपल के लिए आ रहा हूं, सवाल भूल गया मैं। जैसे एक सवाल, जैसे आपसे एक सवाल पूछ देगा कि जैसे विकसित देशों की विशेषता बताइए, विकसित देशों की विशेषता है, ऑप्शन दे देगा प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना, पॉपुलेशन का कम होना, कृषि पर अधिक निर्भर होना, उद्योग पर अधिक निर्भर होना। तो कौन सा इसमें गलत है, सी वाला गलत है ना, कृषि पर निर्भर ज्यादा नहीं होते हैं। तो सवाल ये तुरंत, अब आप अगर नहीं पढ़े आप तो सोचेंगे अगर कृषि किसी देश में नहीं है तो उद्योग कैसे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वो कृषि अगर उसके देश में नहीं, दूसरे देश से कच्चा माल क्या कर लेगा, आयात कर लेगा। समझ रहे बात, ये होता है। आते हैं, जो आपका सवाल है बता रहा हूं मैं।
वैसे इसको नहीं मिटाना चाहिए था। सवाल है आपका कि सर डिप्रिसिएशन घटाए या बढ़ाए तो जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मैं आपको ऐसे अभी लिखवाया, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी, है ना। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ या ना बताइए। जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस डी। मैथ तो पढ़ते होंगे आप लोग, क्या दोनों कैसे लिख, दोनों मतलब सही है, दोनों सही है ना। अब आप सोचकर बताइए, अगर इस डी को बढ़ाएंगे यानी आप अपना नुकसान बढ़ाएंगे तो आपकी जीडीपी अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे आज आपने मान लिया क्या किया, आज आपको सुबह में पिताजी आपको दिए 500 रुपए, मैंने जी तो जीडीपी नहीं है लेकिन एग्जांपल ग्रुप में आपको बता रहा हूं मैं। मान लिया आपको सुबह में पिताजी लीजिए 500 रुपए और जा जी ले अपनी जिंदगी एक दिन भर के लिए। 500 रुपए में क्या जिएंगे, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत है 500 रुपया। तब का एक दिन का 500, वाह बहुत है। अब ध्यान समझिए, 500 रुपया इनको मिला, दिन भर की मानते हो क्या है, जीडीपी है। अब उसके 500 रुपए में 2 दिन मिलेगा जी, 2 दिन मिलेगा 500, खाली 2 दिन। अब दोनों दिन में अंतर समझना। एक दिन पिताजी दिए इनको 500 रुपए और बोले ठीक है जाओ 500 रुपए तुम्हारी इच्छा जो मर्जी वो करो। इन्होंने क्या किया, इस 50 रुपए में 500 रुपए में 100 रुपए का ये खाए बर्गर चाउमीन वगैरह, ताम झाम। चाउमीन मत खाया करो, उसके जब बिरयानी खा लेना चलेगा, लेकिन चाउमीन बर्गर ना, खासकर बर्गर तो एकदम नहीं ना, डेंजरस थिंग। एक और चीज, हम लोग ना हर चीज का नक्शा ही बदल देते हैं। मोमो थाईलैंड का है, मोमो पहले बहुत लोग समझते हैं मोमो चाइना का है, नहीं, मोमो थाईलैंड का है। वह जनक कौन है, थाईलैंड है। अब ध्यान समझिए, तो हम लोग मोमो को क्या, मोमो को उबाल खाना चाहिए ना, तो हम लोग उसको भी फ्राइड मोमो बना दिए आजकल। अब मोमो का इसे अगर उबला हुआ खाते हैं तो ठीक है, वो जहां उसको उबाले वो क्या हो गया, जहर। फ्राइड मोमो जैसे उबला हुआ है उसको जैसे ही फ्राई किए हो गया खत्म। मोमो खाइए, बॉयल खाइए, उसको अलग से अब वही भोजपुरी में छनवा देंगे। ठीक, आते हम लोग 500 रुपया हुआ। अब देखिए 100 रुपए का इन्होंने क्या किया, बर्गर चाउमीन खाए। कॉपी किताब तो कम में खर्चा होगा, मान ले 50 रुपए की कॉपी खरीद लीजिए। अच्छा आप लोग शर्ट खरीदने जाते हैं ना तो महंगा से महंगा खरीदते हैं, और किताब खरीदने जाते हैं तो सड़ा से सड़ा खरीदते हैं। बड़ा हाल खराब है। आते हैं, कुछ और खर्चा करेंगे। अच्छा कोल्ड ड्रिंक मान लिया 70 रुपए का, सीधे बड़का बोतल पी गए। एक अब देखिए ध्यान से, हुआ क्या, पहले दिन की बात है, ये कितना रुपया खर्च हुआ, 100, 50, 150 और ये 70, कितना हो गया 220। फाइनल कितना आया 280, यानी डिप्रिसिएशन। अच्छा पेट्रोल भी इसी में इंक्लूड है, अच्छा हम बाइक से भी थे ना। ठीक, अब मान लीजिए ये डिप्रिसिएशन कितना था, ये 220 था कि नहीं, समझिए ध्यान से, अच्छे समझना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। 500 रुपये फिर अगले दिन मिला, और उसमें इन्होंने क्या किया कि 150 रुपए का साथ में कुछ वो भी खा गया, इस बार बर्गर खा लिया, अरे बर्गर कह रहे हैं, बिरयानी खा लिए 150 रुपए का। कौन सा बिरयानी, मशरूम की, पनीर की, लेग पीस वाला, पनीर वाला। ठीक, पनीर मान लीजिए पनीर बिरयानी खाए, कितने का, 150 का, साथ में वही 50 रुपए का कलम कापी किताब खरीद लीजिए, 70 रुपए का फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिए। आज कितना खर्चा बढ़ गया, 150 प्लस ये 50, 200, 200 ये 270। अब 270 को अगर 5 घटाएंगे कितना हो गया, 230 हो गया। तो डिप्रिसिएशन पहले 220 था, इस बार डिप्रिसिएशन 270 हुआ, तो डिप्रिसिएशन के बढ़ने से आपकी जीडीपी या फाइनल क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ। तो शुद्ध इनकम पर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया ना एग्जाम्पल। अब आते हम लोग अगले टॉपिक पर। उम्मीद करता हूं आपको जीडीपी जी अगर एनडीपी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, बहुत क्रिटिकल, ऐसा नहीं कि सर लग रहा है कि अंतरिक्ष में जाना है क्या, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल बढ़ेगा। अगला हम लोगों का टॉपिक है जीएनपी। जीएनपी इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, लिखते रहिए साथ साथ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी पढ़ने के बाद, अरे एनएनपी पढ़ने के बाद 5 मिनट का गैप लिया जाएगा। थक गया बेचारे मासूम।
बहुत मजा आ रहा है। ठीक, जीएनपी यहां तक समझते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी हिंदी में से कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वहां पे क्या था बीच में, घर थी, यहाँ पर घर है, यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीयता है यानी नेशनली बात है, नेशनल की बात है यानी सिर्फ नागरिकता की बात है। यहाँ पे घर की बात है, घर मतलब घरेलू की बात है नहीं है। मैं समझाऊंगा, अभी घरेलू बीच में छोड़ा हूं शुरू में ना, मैं नहीं बोला कि सर अभी सीमा की बात करूंगा, मैंने बाउंड्री की बात करूंगा। घरेलू सीमा क्या है अच्छे समझाऊंगा अभी, क्योंकि लोग घरेलू सीमा को समझते कुछ और है और घरेलू सीमा होती कुछ और है। इस एज में जितना अच्छे से पढ़ना है पढ़ जाइए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है पूरे विश्व में कहीं भी भारतीयों द्वारा कमाई गई आय, वो क्या कहलाती है, सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है। या किसी भारतीय, यहां पे हम लोग भारत के हैं तो भारत की बात किया, या किसी भी नागरिक की वही बात होगी, किसी देश के नागरिक द्वारा पूरे विश्व में कमाई गई आय क्या कहलाती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, फिर वही मैप बना रहा हूं मैं, कितना बढ़िया मैप बन जा रहा है, नहीं है, सही है, देखिए ध्यान से, अब ऊपर का गड़बड़ हो जाएगा, जगह भी नहीं है, आएगा भी नहीं कैमरे में। यहां समझिए, ये मान लीजिए भारत है, बीच में श्रीलंका को भी रख लिया जाए, श्रीलंका भी ठीक है, बड़ा बढ़िया बन रहा है आज। समझिए इतना सारा हुआ, ये कौन सा है थोड़ा बताइएगा, कौन बताएंगे, आप बताइए कौन सा स्टेट है, गुजरात, ठीक। और यहां पे कौन सा स्टेट पड़ेगा श्रीलंका के पास, अपना यूपी कहाँ है, क्या है, यहां भी है ही नहीं, सीधे यहां होगा, है ना। ठीक, आते हैं मैप के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक, आते हैं हम लोग। अब समझिए भारत की सीमा है ना, अब ये भारत के इर्द गिर्द ये श्रीलंका है, यहां पर कौन सा देश होगा, अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान में लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आए, अफगानिस्तान तो अब तालिबान हो गया है, ठीक है, बढ़िया। यहां पे क्या है, पाकिस्तान है, हम लोगों का पुराना रूठा भाई, अच्छा वही इधर, मतलब मैप के साथ मैं तो एक अंदाजा बता रहा हूं, समझ लें, एक समझने के लिए, ठीक। अब यहां पर मान लो यहीं पर क्या है, अब यहां पर भूगोल नहीं समझना है, नहीं तो हम लोग कुछ और समझने लगेंगे, अच्छा ज्यादा मिलाने लगेंगे। यहां पे क्या है, चाइना है, किसी भी देश का नाम ले लो, यहां पर मान लो अमेरिका है, किसी का नाम ले रहा हूं ऐसे अंदाजे ही, यूएसए हो गया, यहां पर मान लीजिए नेपाल है, ठीक, रूस को भी, अभी रूस यूक्रेन को छोड़ दिया, अपने परेशान है सब, रूस और यूक्रेन अपने परेशान सबको छोड़ दिया। अच्छा सच में ये है, बहुत लोग ये कह रहे हैं, देखिए दुनिया ना जब कोई जो मुद्दा बढ़ता है ना, तो दुनिया दो मुद्दों में बढ़ जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूरोप, अरे रूस क्या ताकतवर है, वेरी गुड। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन वो भी है, लेकिन वो सब मैटर अलग बात है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, इतिहास में उसी का नाम होगा जो ताकतवर है, यानी रूस का नाम होगा, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को ही मानना पड़ेगा, लड़ रहा है, मानना पड़ेगा, उसकी बहादुरी को ऐसा आप एक झटके में खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अब जान रहे हैं, इस यूक्रेन और रूस की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा किसका होता है, आम लोगों का, आम लोगों का नुकसान होता है। तालिबान अफगानिस्तान में किसी का नुकसान हुआ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति फरार हो गए, तालिबान नया राज्य बन गया, नया सब कुछ हो गया, राष्ट्रपति बन गया, सब सरकार चलने लगी, नुकसान किसका हुआ, वहां की महिलाओं का, वहां के लड़कों का, हालत खराब है। सबसे नुकसान इतिहास में उन्हीं लोगों का होता है, आम लोगों का। हमको लगता है आम आदमी इसीलिए होता ही है, नुकसान के लिए। आते हैं हम लोग, और कोई देश का नाम बता दो आप लोग, बांग्लादेश को रख लो यहाँ पे, अब यहाँ मैप मत भी लाना, बस एग्जांपल नहीं तो यहाँ पे अमेरिका कहां से आ जाएगा, ठीक। ये बांग्लादेश हो गया, मान लो यहाँ पर म्यांमार हो गया। इस एग्जांपल के बाद समझते हैं हम लोग, पहले फिर से एक बार परिभाषा बता रहा हूं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये होता है सभी भारतीयों द्वारा पूरे विश्व में कमाया गया धन। यानी एग्जाम्पल के लिए, ये अगर 1 2 3 4 ये 7 बहनें हैं, सपोज चले जाएं चुनाव वाले, ध्यान समझिए, मान लीजिए क्या है, ये 7 लोग हैं, ये 7 लोग, अच्छा चुनाव में सारे देशभक्त सामने आ जाते हैं, कोई बोल रहा है 12 के बाद फिर 12 में जाइए, कोई बोल रहा है भारत की राजधानी लखनऊ है ना, कोई कुछ ही बोलता है,
हम लोगों के विधायक जी के मुंह से जुबान फिसल गया। उनसे पत्रकार पूछा कि ये बताइए कि आप कैसे करेंगे, तो कहेंगे हम बदला लेंगे और सपा पार्टी को जिता कर लेंगे बदला। होता है, जुबान ही फिसल जाती है। जैसे आप बड़े पद पे है ना, इसलिए होता है कि आप जैसे आपको बड़ा पद मिलता है तो आपकी जुबान बड़ा मायने रखती है। जैसे आप छोटे पद है, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ना, वो बोल दे प्रधानमंत्री बनेंगे, लोग हंसे, अच्छा प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। कोई थोड़ा सा एक ऊंचा आदमी बोल देगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए बोलता हूं कि अपने बड़े बड़े डिजायर को शेयर मत किया करिए, क्योंकि अगर आपके डिजायर बड़े हैं और दूसरा अगर आप टैलेंटेड हैं तो दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। हमको नहीं लग रहा है कि हम कभी उम्मीद नहीं लगा रहे हैं कि कभी अगर 10 में रहे होंगे मोदी जी या 12 में, तो अपनी मम्मी से बोले होंगे कि मैं मम्मी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, बोलेंगे सुबह ही लगा लिया क्या? है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? ये कॉमेडी रूप में है कि नहीं? कभी उम्मीद है बोले होंगे प्रधानमंत्री जी कभी बोले होंगे? सोचिए कभी प्रधानमंत्री कभी एक आम कार्यकर्ता रहे होंगे ना? क्या वो अपने जिला अध्यक्ष से या अपनी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये बोले होंगे प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं? नहीं, उसी समय उनको रगड़ दी, मसल देते लोग उनके ऊपर वाले। लेकिन अपने डिजायर को क्या किया, अंदर दबा के रखे। क्रोध को, डिजायर को दबा के रखना। एक ही बार फटेगा ना, फटेगा तो कुछ मिलेगा। डिजायर को अंदर रखिए। गली घूमते घूमते मत पूछो क्या करते हो, अपनी सीजीएल तैयारी करते हैं, क्या कर रहा हूं, ये तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, ये तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल नहीं बताना। पूछना कुछ बोल दो कि ए तेरे कोचिंग यानी टाइम पास करे, है ना। आते हैं, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये होता है पूरे विश्व में भारतीयों द्वारा कमाया गया धन क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। यानी मैंने अभी बताया 7 बहनें हैं, इसमें से किसी को शक है कोई चीन की है, कोई बांग्लादेश की, कोई पाकिस्तान का बैठा है इसमें? नहीं ना, इसमें सभी इंडियंस है, किसी को डाउट है नहीं, है ना। सभी इंडियंस, ध्यान समझिएगा मेरी बात, सभी इंडियंस है। अब होता क्या है इसमें, शिवांगी, आप और आप लोग चारों इंडिया में रह गई, है ना। इंडिया में ये चली गई ब्राजील, ये चली गई यूक्रेन, वो चली गई रूस, ठीक है ना। ये तीनों चली गई विदेश में। भले ये विदेश में चली गई, वहां पे इनका उद्योग है, वहां पे नौकरी कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये भारतीय है। समझ रहे? वहां भले व्यापार इनकी कंपनी चल रही है, लेकिन है क्या, ये भारतीय। तो ये भले भारत में और भले विदेश में, इन सभी लोगों की आय को जोड़ा जाएगा और इन 7 लोगों की आय को जोड़ने के बाद जो इनकम आएगी वो भारत की क्या कहलाएगी? जीएनपी कहलाएगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए जिसको जहां जहां जाने का मन होगा फटाफट बता देगा, भाई मैं तो पहले इंडिया में रहूंगा, मैं पहले अपना चुन लिया। किसी और को इंडिया में रहना है? किसको? आपको? क्या नाम है? हिमांशु इंडिया में, आपको इंडिया में नहीं रहेगा। विदेश से पैसा लेकर आइए, खाली यहीं से पैसा लेंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें भी सवाल है, खेल खेल में पढ़ना है। अब मैंने बोला ना विदेश से पैसा लेकर आइए, तो विदेश से जब पैसा लेकर आएंगे तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? एग्जाम का क्वेश्चन है ये, क्रिप्टो करेंसी ना है। विदेशी पैसा, बिल्कुल पता है कि विदेशी पैसा है, देसी पैसा है। लोग बोलते हैं देसी मुर्गा, वो विदेशी मुर्गा है ना। तो वैसे ही बताइए, और कुछ कोई लोग सोचिए। डॉलर तो है ही, किसी देश की पर्टिकुलर वहां की मुद्रा है, लेकिन मान ली मैं जापान से लेकर आया, आप जापान से लेकर आई पैसा वहां पर कमा के, आप रूस से लेकर आई, आप यूक्रेन से लेकर आई, आप अमेरिका से लेकर आई, आप चीन से लेकर आई, है ना। और मैं भारत से हूं, तो मेरे पैसे को भारत का बोला जाएगा, भारतीय। लेकिन आपके पैसों को, सभी पैसों को ये नहीं बोलेंगे कि जर्मनी की रुपया लेकर आए, लेकिन सभी के पैसों को एक साथ क्या बोला जाएगा? परीक्षा में सवाल आता है। और एक और चीज जान लो, करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा, उसकी एक रैंकिंग आती है। एफडीआई तो है ही, एफडीआई कंपनियां लगाती, आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं। फॉरेन मनी वो तो है ही, फॉरेन मनी, इंडियन मनी। कुछ और सोचिए, देखिए ध्यान से,
था, जान लो थोड़ा सा। अभी बीच में थोड़ा रोकते हैं, बीच में प्रचार आ गया, 30 सेकंड का प्रचार है। जैसे मैं अगर कुछ भी बोलूं ना तो समझ लीजिए सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। जब मैं बोला कि विदेश आप गए पैसा लेकर आए तो उसका भी एक नाम होता है और उसकी एक रैंकिंग जारी होती है हर साल। पिछले 2 साल से भारत नंबर 1 रहा है, लेकिन इस बार चीन आगे चला गया। भारतीय अच्छे हैं, भारत विदेश के लोग जाते हैं, भारत के लोग विदेश में जाते हैं, बहुत पैसा भेजते हैं भारत को, बहुत भेजते हैं। मान लो आपके गांव में देखते हो, आप गांव के लोग पक्का सऊदी में या दुबई जाते होंगे कमाने, तो वहां से घर के वहीं पर नहीं सेटल हो जाते हैं, यहाँ पैसा भेजते हैं 2 साल के बाद। तो पैसा भेजे तो पैसे को देखो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, धन प्रेषण बोलते हैं। लिख लो कहीं, इंग्लिश का नहीं पता मुझे, वो है लेकिन इसको लिखो धन प्रेषण। धन प्रेषण उसको बोलते हैं और इसका ना रैंकिंग जारी होता है, किस साल किस देश के पैसे, किस देश में धन प्रेषण सबसे ज्यादा है। भारत के लोग अक्सर आते हैं नंबर 1। कौन सा? अच्छा, समझ में आ गया। करंट अफेयर जो नया रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर क्लास में, इतना जान गए। ये जान लो आप लोग, गांव पे कोई भी हर जगह पढ़ते रहो, चलते चलते पढ़ते रहिए। जैसे आपको आप गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पापा के साथ गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पापा से बोले पापा 2 मिनट रुकने का, कहीं क्यों पागल हो गए क्या, मेरी लड़की चाहे लड़का कहाँ रुक रहा है, रुके पापा मुझे बोर्ड पढ़ने दीजिए। तो बोर्ड पे लिखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीचे उसका टैग लाइन लिखा होगा। क्या लिखा रहेगा? टैग लाइन। तो टैग लाइन आपका परीक्षा का प्रश्न है। जैसे एक एग्जाम में एक टैग लाइन है बैंक का, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि चलती का नाम जिंदगी, समझ रहे हैं, पेपर का प्रश्न आया हुआ है कई बार, चलती का नाम जिंदगी। जैसे आपने प्रचार देखा, जैसे आप प्रचार देखते हैं टीवी पर प्रचार आया, किसका प्रचार है देखते हो, शुरू में आता था एक अक्षय कुमार का एक प्रचार आता था, एक आदमी गाड़ी जाता था मोबाइल बात करते हुए, जहां कुछ भी, अक्षय कुमार रुकता था और कहता था सड़क तुम्हारे बाप का है, बोलता था कि नहीं बोलता था। तो इसे पता चला सड़क परिवहन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार है। समझ में आया? चलते चलते आपका करंट अफेयर और आपका मिसलेनियस अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। हमारी बात ये है। आते हैं हम लोग, ब्रांड एम्बेसडर रटने की जरूरत ही नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर आप चलते चलते पढ़ेंगे, समझते समझते पढ़ेंगे। जैसे पोलियो ड्रॉप का देखते हैं, जब से बना है पोलियो का, क्या है, 2 बूंद जिंदगी के, कौन? अमिताभ बच्चन। उसको रटने की जरूरत है नहीं, चलते चलते पढ़िए। आते हम लोग, अब यहां पर समझिए हिमांशु और आशीष कहां पर है? इंडिया में रह गए। अब आप में से कौन जाएगा म्यांमार? जल्दी नाम बोलना, वीडियो ही बन रहा है ना, जल्दी नाम बोलो। म्यांमार में कौन? मधुवेश, नाम भी बड़ा अच्छा है मधुवेश। मधुवेश का मतलब क्या होता है जी? बता, अपने नाम का मतलब ही नहीं पता। पापा से जाके पूछना आज मम्मी से कौन। अच्छा अफसोस, बताओ दादी की मौत हंस रहे हैं सब, समझ ध्यान से। अच्छा ठीक है, अब आप ध्यान समझिए। दादी जब गुजर गई तो दादी से फोन करना, साथ सपने में जाना, दादी से दादी दादी मैं आप संपर्क करना चाहता हूँ, तो बताएंगी टेलीपैथिक द्वारा बताएंगे, मैं इसलिए तुम्हारा नाम रखी थी। जब हम बचपन में थे ना हम लोग क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था विंध्यवासिनी सिंह। विंध्यवासिनी सिंह। वो बाद में अपना नाम चेंज कराई बड़े होने पे, जब 10 का फॉर्म नाम भर बदला, उसने नाम लिखवाया रोली सिंह। कहां कहां लिखेगी? विंध्यवासिनी सिंह। विंध्या हिंदी में तो चल भी जाएगा, फॉर्म तो भराता रह जाएगा, है कि नहीं? पता जो एमआर जो सीट आती है वो भी कम पड़ जाए। आते हैं हम लोग, तो देखिए क्या नाम बोले? मधुवेश, लिख दे रहा हूं, मधुवेश। ठीक। बांग्लादेश कौन जाएगा? अजीत। अच्छा सचिन जाएंगे। नेपाल कौन जाएगा? नेपाल अरे नेपाल बहुत कम में घूम सकते हैं, नेपाल चांदनी जाएंगी। चीन कौन जाएगा? चीन जाएंगी, चीन जाएंगी हर्षिता। अब लड़कों में अफगानिस्तान कौन जाएगा? फायर। अच्छा टीवी पे ना पूरा हम लोग की जो पीढ़ी है इस समय सब फायर हुए पड़ी है, फायर हुए पड़ी है, सब के सब जो भी कोई हीरो आ जाता है, कोई भी बना रील बनना शुरू। पता चल हम लोग तो ऐसे पगला गए सब लड़के ना,
हर जगह रील बन रहा है, जहां देखो वहां पर रील बना रहे हैं सब। हाईवे चल रहा है, हाईवे पे सेल्फी विद कुत्ता, हाँ रील बन रहा है। तब का अजब तरीके से। आज देखे नया प्रचार, नया ऐड आ रहा है इसका, ये जो बता रहे हैं आप लोग, ये क्या नहीं आज का फिल्म निकला है कि नाम से क्या है, पुष्पा से फ्लावर समझा है क्या, फायर है ना। वो देख रहे हो, एक लड़का है ना, एक लड़का, एक दो लड़के जाते हैं, एक लड़का जाता है, पैंट पहना होता है, दो लड़के उसका पैंट खींच देते हैं, ठीक है, तो उस पर से वो कहता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पैंट उठाए नहीं उठेगा। एक और प्रचार आया है, एक और प्रचार आया है, देखते हो। मेरे पर भी कोई लड़का भेजा था, एक भिखारी आता है, जवान लड़का, कहता है दुकानदार, कपड़े की दुकान जाता है, कहता है कि पैसा दीजिए, तो दुकानदार पैसा फेंक देता है, तो चुंबक से उठाता है, इसे रस्सी लिया, चुंबक उठाता है, कहता है झुकेगा नहीं। अच्छा बताओ, जब झुकेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? तब तो ऐसे पढ़ो, झुकेगा नहीं। ठीक, चलो आते हैं। अच्छा, लोग ये कॉपी किए कि हीरो ये बोला, लेकिन हीरो बनने की कितना मेहनत किया होगा, वो कोई कॉपी नहीं किया। कोई किया नहीं किया। यही है दुनिया। आते हम लोग। अफगानिस्तान कौन जाएगा? फायर, फायर नाम रख लियो क्या जी? पाकिस्तान कौन जाएगा? शिवानंद। अमेरिका कौन जाएगा? आप जाएंगे, क्या नाम है? संध्या जाएंगी यूएस से। इतना सारा देश हुआ, समझाने के लिए है, ठीक, समझाने के लिए था। इतना सारा देश है ये, और आज अगर समझ गए ना इसी में, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ फार्मूलों को ऐसे देखोगे सामने और याद हो जाएगा। हम भी पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को आपको समझने में इसलिए आ रहा है ना कि आसानी भाषा में बता रहा हूँ। हम भी जब पढ़े थे अपने टीचर से, मैं पढ़ते पढ़ते मेरा सर दो हो जा रहा था, दो। इसको अपने मन से पढ़ा हूँ, अपने तरीके से समझ पढ़ा हूँ, तो आपको पढ़ा ले रहा हूँ, है ना। लेकिन इस ज्ञान को आप लोग बांटिएगा, ये नहीं कि बस हम ही जाने, क्यों जाने ना। आते हैं, इतना सारा देश है, ये सब ये भारत की सीमा है, लेकिन ये जो देश है म्यांमार, अच्छा श्रीलंका भी कोई चला जाए। हाँ, चश्मा क्या नाम है? ठीक है, अंजलि जाएंगी कहाँ पे? श्रीलंका में। वहां पे कौन सी एक्ट्रेस फेमस है जो भारत की बॉलीवुड में है? जैकलिन फर्नांडिस से मिल के आना, ठीक है। अब समझिए, इतने सारे देश हैं, इतने पूरा खरीद लिए देश ही अपना। तब क्या सोचो, हम लोग ऐसे देश में चले जाएं और बड़े बड़े पदों पर सब लोग रहे, तो मैं तो वैसे प्रधानमंत्री, ठीक। यहाँ आते हैं, अब ये सब लोग अलग अलग, इधर फोकस करिए, अब हंसी मजाक हो गई, अब आते हैं फोकस करिए। इतना सारा हो गया। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि जीएनपी का मैटर क्या है। अब इसको बताने से पहले आप में से किसी एक से पूछना चाहूंगा, बताइए कौन बताएगा? बताएंगे चांदनी आप बताइए कि ये सारा स्ट्रक्चर देखने के बाद, ये जितना नाम लिखा हो पाकिस्तान का भी, मैं सोचना कि सर पाकिस्तान यहाँ क्यों लिखे हैं, सर ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखे हैं, या ऐसे ही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक क्लास है, ज्योग्राफी क्लास नहीं है, बस समझा रहा हूँ। अब बहुत सारे देश इधर उधर बना दिया हूँ। अब इसमें ये बताओ कि ये सारा मैप देखने के बाद सिर्फ नाम लेकर बताना कि जीडीपी क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन जीडीपी में काउंट होंगे। तो कौन कौन लोग हैं? आशीष और हिमांशु जीडीपी में काउंट होंगे। बताइए क्यों? क्योंकि भारत की सीमा में। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। आशीष और हिमांशु क्यों जीडीपी में काउंट होंगे? क्योंकि ये लोग भारत के हैं या विदेशी है, चाहे कोई हो, लेकिन भारत की सीमा में है। समझ में आ गई बात? अब आते हैं हम लोग, अब इसमें किसी विदेशी को भी लेकर आओ। किसको लेकर आओ? किसी विदेशी को भी। किसको? किसी विदेशी को भी। मान लीजिए दो लोग, एक आ गई सेनोरिटा। कौन आ गई? सेनोरिटा। और एक और आ गई, मान लीजिए जेनिफर। दोनों लोग आए, दो लोग हैं, एक है सेनोरिटा और एक जेनिफर। ये है रूस की और ये है यूक्रेन की, ठीक है। ये रूस की और ये यूक्रेन की। अब समझिए ध्यान से, अब हुआ क्या? इतना सारा स्ट्रक्चर समझने के बाद, अब हम लोग निकालेंगे कि भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा। थके नहीं ना पढ़ते पढ़ते? थक गए? नहीं। वेरी गुड, ठीक। समझिए, अब इस सबको देखने के बाद होगा क्या? जितने भी भारतीय हैं,
उन सभी की इनकम को जोड़ देंगे, ठीक, और भारत में जो रहने वाला विदेशी उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात समझ में आई? अब इसमें भी दो तरीके सोचना है। अगर जीडीपी से रिलेटेड फार्मूला आया, क्या आया, जीडीपी से रिलेटेड फार्मूला आया तो घटाएंगे। बात समझ में आएगा? अगर विदेशी की बात आई तो घटाएंगे, अगर विदेशी की बात नहीं आती सीधे पूरे विश्व में भारतीयों द्वारा कमाया गया धन। समझ आ गई बात? ये होगी बात। अब भारत में विदेशी भी है तो इसके लिए फार्मूला अपने देश में क्या करेंगे आप? अब आप लोग बताइए, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखकर आप सभी लोग बताइएगा कि जीएनपी के लिए क्या क्या करेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे। हिमांशु जुड़ जाएंगे, अच्छा हर्षिता जुड़ जाएंगी, चांदनी जुड़ जाएंगी, सचिन प्लस, मधुवेश प्लस, अंजलि प्लस, संध्या प्लस, फायर प्लस, शिवानंद प्लस और आशीष प्लस, हिमांशु प्लस। ये सब जोड़ने के बाद माइनस सेनोरिटा माइनस जेनिफर। बात समझ में आया? तो इससे निकलता है एक फार्मूला, समझिए। अब फार्मूला आपको कभी नहीं भूलेगा अगर ये स्ट्रक्चर दिमाग में है तो। अब इसके बाद जो फार्मूला बनेगा अपने देश का, जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं क्या? सर यहाँ पर अल्फा बीटा गामा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जानते हो ना फार्मूले कुछ बन जाते हैं तो उसको लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे अर्थशास्त्रियों ने किताबों, हम लोग किताब में क्या माना, एक्स और एम माना। समझ में आ रहा है? तो अब इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। पहले फार्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं। यहां पे पहले इसको जान लेते हैं। यहां पे जीडीपी बराबर मैंने क्या बताया था शुरू में, एक्स प्लस एम, और यहां पर प्लस क्या बताया, यहां पे क्या है, प्लस एक्स माइनस एम। तो एम से एम खत्म, बचा कौन, दो एक्स बचे। एक एक्स कौन है जो भारत में भारतीय है, एक एक्स कौन बचा जो विदेश में भारतीय है। समझ क्लियर हो गया? ये प्रूफ करके नहीं दिखाते हैं लोग किताबों में, बात समझिए। ये मतलब इसका ये हुआ, यानी एम से एम खत्म, भारत में रहने वाला विदेशी और विदेश में रहने वाला विदेशी खत्म हो गया, कट हो गया, एम से एम कट गया, बचा कौन, एक एक्स और दूसरा एक्स। पहला एक्स क्या है, भारत में रहने वाला भारतीय, और दूसरा एक्स क्या है, विदेश में रहने वाला भारतीय। ये पूरा फार्मूला क्या हुआ, किसका हुआ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी फार्मूला ये बनता है पूरे विश्व में भारतीयों द्वारा कमाई गई आय क्या कहलाती है, सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है, यानी जीएनपी कहलाती है। अब आगे एक और फार्मूला, एक और चीज जान लो आप लोग अभी, फिर आप लोग नोट करना। अब जैसे हम लोग जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालें, बताइए, थोड़ा 5 मिनट पहले जाइए। जीडीपी में से हम लोग एनडीपी कैसे प्राप्त किए, जब जीडीपी से हम लोग क्या घटा दिए, मूल्य हाथ घटा दिए। अब वैसे ही सेम चीज अगला कंपोनेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तब इसका जो फार्मूला होगा, यानी एनएनपी बराबर होगा जीएनपी माइनस डी। अब लिख लीजिए। अब थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा और आना भी चाहिए, नहीं आ रहा तो आप लोग सीधे स्वामी विवेकानंद के अवतार हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, चलते हैं यहां तक। अब कुछ सवाल पूछता हूं मैं, चेक किया जाए, बस आ गया कि बस झूठा हूं कि यस सर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जिसे पूछूंगा वही बताइएगा, या सभी लोग बताइएगा, सभी लोग। मान लीजिए, चेक हो जाएगा सही है कि नहीं, बताते आप लोग कंफर्म हो जाएगा सही है कि नहीं। अब समझ ध्यान से, जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी, पहले उल्टा सवाल, मान लीजिए पाकिस्तान जोड़ रहा हूं, थोड़ा दोस्ती कर रहा हूं दोनों में। पाकिस्तान की कोई कंपनी कहां आ गई, भारत में आ गई। पाकिस्तान की कंपनी कहां है, भारत में है। तो हमें यह बताइए, भारत की जो भारत सरकार, तो जो पाकिस्तान कंपनी भारत में आई है वो भारत की जीडीपी में काउंट होगी कि पाकिस्तान की जीडीपी में, किसकी जीडीपी में, क्यों, भारत की सीमा में है। और एक सवाल, जब वो पाकिस्तान कंपनी जब यहां आ गई थी तो पाकिस्तानी सरकार उसको अपनी जीडीपी में काउंट करेगी जीएनपी में, क्यों, वेरी गुड। अब मान लीजिए भारत की कोई कंपनी चली गई अमेरिका, भारत की कोई कंपनी चली गई है अमेरिका, तो अमेरिकी सरकार उसको अपनी जीडीपी में काउंट करेगी जीएनपी में, क्यों,
लेकिन भारत का है तो भी कैसे काउंट करेगी? नहीं, तो भारत की कंपनी है वहां, तो क्यों जीडीपी में क्यों काउंट करेगी? क्योंकि उसकी सीमा में। वेरी गुड। और एक और वही अगला ही सवाल है कि मान लीजिए वही भारत कंपनी कहां चली गई? अमेरिका। तो भारत सरकार उसको अपनी जीडीपी में काउंट करेगी, जीएनपी में? क्यों? ठीक है, क्यों भारत अपनी जीडीपी में काउंट नहीं करेगा? क्योंकि भारत की सीमा में नहीं। क्या बात, बहुत तेज हैं आप लोग पढ़ने में। सही है, यहां तक कंप्लीट हुआ। यानी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जीडीपी का मतलब होता है भारत की सीमा में कोई हो एक साल में जितना उत्पादन करेगा वस्तु व सेवा, वह क्या कहलाएगा? भारत की जीडीपी। ठीक वैसे ही अब जैसे उसमें जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाते हैं तो क्या निकल जाता है आपका? एनडीपी। अब दूसरा क्या है? तीसरा कंपोनेंट क्या है? जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी मतलब यह है भारतीयों द्वारा पूरे विश्व में कमाया गया धन। इसका कोड याद कर लेना आप लोग, परीक्षा में कहीं भी याद, कोड मत भूलिएगा। देखिए इसको, इस कोड को अब जानते हैं किताबों में, आप लोग जानते हैं कि ये सब किताबों में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लोगों को या टीचर लोग कभी क्यों इतना कठिन लगता है इकोनॉमी? वजह बता रहा हूं, किताबों में थोड़ा उलझा, पब्लिकेशन है ना, तो सिर्फ आपके लिए तो बनाएगा नहीं। उसकी ये किताब 8 वाला भी लड़का पढ़ेगा और नेट तक का पढ़ाई करने वाला लड़का पढ़ेगा, तो सबके लिए बनाना है उसमें, है ना? तब देखिए वो ऐसे करते हैं किताब वाले। किताब में पढ़िएगा आप लोग, ऐसे देगा जीडीपी, फिर दे देगा यहां पर जीएनपी, फिर उल्टा करके देगा, फिर आपका देगा यहां पर एनडीपी, और फिर आपको यहां पर देगा एनएनपी। दिमाग का कंफ्यूजन हो जाता है, पूरा दही हो जाता है दिमाग का। नहीं बोलते हैं रायता फैल जाता है, पूरा रायता फैल जाता है दिमाग का, नहीं समझ में आता है। इसलिए आप इसको ऐसे पढ़ें, जीडीपी के साथ रखिए उसके लड़के को, एनडीपी को, फिर इसके जीएनपी के साथ रखिए इसके लड़के को, किसके? एनएनपी। तब इसका एक कोड रखना है, कोड बनाना है, बीच का ध्यान देना है, किसका? बीच का। अगर बीच में डी डी है तो इसका मतलब डोमेस्टिक की बात है, यानी किसकी बात है? घर की। और जब बीच में एन एन है तो यानी किसकी बात है? नागरिकता की। यानी जितना बोलेगा उतना ही सोचना है। यहां पे घर की बात है तो घर में कोई हो, बस कोड याद कर लीजिए, घर में हो कोई हो, यानी वो डोमेस्टिक हो गया, यानी जीडीपी हो गई। समझ में आया? अब उसके बाद एन जब आया, एन का मतलब नागरिकता, भारतीय हो कहीं हो, यहां मतलब घर में कोई हो, यहां भारतीय हो कहीं हो। इस परीक्षा में कोड हमेशा याद आएंगे। एक अब एक चीज बताकर थोड़ा सा पानी, आप लोग 5 मिनट वेट छोड़ता हूं। अब ये बात जो आ रही थी यहां तक समझ में आ गया ना सबको? अब जो एक बात आ रही है घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा की। भौगोलिक सीमा तो भूगोल में जानते होंगे, हम बताते हैं आपको घरेलू सीमा। घरेलू सीमा का मतलब, आप लोग कभी दिल्ली जाइएगा तो जो यूपीएससी भवन है, यूपीएससी का, जहां पे लोकसभा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग है भारत का, यूपीएससी, वहां जाएंगे तो इंडिया गेट बगल में पड़ता है। अब तो एक ही रोड पे सारे रोड एक ही आपस में मिले हुए हैं, सब आपस में केंद्र के रूप में, ठीक है? तो वहां पे जाएंगे ना तो आप साइड से देखेंगे कि पूरा एक ऐसे होगा। जब वहां पर आप जाएंगे तो ऐसे आप ऑटो में बैठे रहेंगे, टेम्पो में बैठे रहेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे छोटे छोटे घर होंगे लाइन से, ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं लाइन से, है ना? सारे छोटे छोटे घर होते हैं लाइन से। अब उन देखे होंगे तो आपको आश्चर्य होगा, और सबके घर के जो ढांचे होंगे, बनावट, वो सबके अलग। कभी जाया करो तो, अब टेम्पो में बैठ, बस ये मत सोचा करो टेम्पो घर जाते हैं, टेम्पो में बैठे से दूसरे शहर में गए तो सोचिए समझिए कैसा चल रहा है दुनिया। भारत, पहले तो भारत ही, तब ना विदेश जाएंगे। भारत में कई सारा इतना देश है, आप भारत के नागालैंड चले जाओ, आपको लगेगा दूसरे देश में आ गए आप। दिल्ली में चले जाओ, कहीं और देश में आ जाएंगे आप। हम लोग घोसी में आ जाओ तो एक अलग ही देश है, आ कहीं पूर्वांचल में आ गए तो अलग देश है। आपको अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी को ऐंठन है, जबरदस्त ऐंठन है, अब वो भी झूठ मूठ का, कमछम से लगाए हैं, पान उन चुआए हैं, ठीक चल रहा है, आते हैं। तब का कुछ जाओ ना, कुछ है इसे ना मिल जाएंगे। कुछ सामान कर दो, काओ खा खा हुआ, काओ का मुंह में पान लिए बोल रहे हैं, अबे मुंह थूक ले तब बोल नहीं। अब देखिए इसमें होगा कि सबका अलग अलग बनावट होगा बिल्डिंग का। यहाँ पर लिखा होगा रूस, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर जर्मनी, यहाँ पे ब्राजील, यहाँ पे अमेरिका, मतलब अमेरिका तो हो गया, यहाँ पे सीरिया का भी रहेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और कौन? यूक्रेन, और जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश लिखे होंगे। आपको समझ में आएगा ये कैसे छोटे छोटे घर हैं। होता क्या जानते हैं क्या है वो?
वो क्या है, राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं। ध्यान समझिए, उनको या तो राजदूत बोलते हैं या उच्चायुक्त बोलते हैं। वैसे उनको क्या बोलते हैं भारत में, उच्चायुक्त। क्या बोलते हैं उनको, उच्चायुक्त बोलते हैं। अब एक और सवाल ये उठता है कि राजदूत क्यों सर बोल रहे हैं, क्यों उच्चायुक्त बोल रहे हैं, अभी बताऊंगा मैं, पहले आप जान लो इधर, पहले इसको समझो ध्यान से। हाँ, हर देश में होगा लगभग, लगभग जिसमें भारत जितने मित्र है देश, लगभग उसमें होगा। ठीक, अधिकारी होते हैं, आईएफएस एग्जाम पास करेंगे ना, रिटायरमेंट जब होता है तो उसी में बताते हैं लोग। अब आते हैं हम लोग, अब ये छोटा छोटा जैसे घर होता है, अब ठीक वैसे ही जितने ये जितने अलग अलग देशों के छोटे छोटे घर बने, उन देशों के भारत में राजदूत हैं। वैसे ही भारत के जितने आपको नाम बताया ना, पाकिस्तान, चाइना, ये नेपाल, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, ये म्यांमार, सब बताया ना, वैसे ही भारत के भी लोग अधिकारी वहां पर रहते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, राजदूत या उच्चायुक्त। तो जो उनकी जो बिल्डिंग होती है उतने एरिया की, और जो उनके बिल्डिंग का जो खर्चा जितना सब कुछ होता है, वो भी क्या कहलाता है, भारत की सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है। यानी भारत की भौगोलिक सीमा का मतलब, भारत की घरेलू सीमा का मतलब जान लो क्या होता है, जान ले ध्यान से। भारत की घरेलू सीमा का मतलब, भारत की भौगोलिक सीमा से बड़ी सीमा क्या होती है, घरेलू सीमा होती है। भारत की घरेलू सीमा बराबर भारत की भौगोलिक सीमा प्लस राजनयिक क्षेत्र। बात समझ आ गई मेरी। जैसे एग्जांपल कि भारत का बॉर्डर है, भारत की पूरी सीमा है। अब मान लीजिए यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के इतने एरिया में भारत का राजदूत रहता है, उतने एरिया में 10 एकड़ में उतना बड़ा बिल्डिंग उतने एरिया में रह रहा है, सब कुछ खर्च हो रहा है, भारत सरकार उठा रही है। तो ये जो जीडीपी में होगा ये भी भारत सरकार जोड़ेगी इसका, और इतना पे जो खर्च हो रहा है भारत सरकार उसको भी क्या जोड़ेगी, अपनी जीडीपी में जोड़ेगी। उतना जानने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि अगर कोई एक्चुअल में पूछ ही दे कि घरेलू सीमा का मतलब क्या है, आप लोगों का एग्जाम थोड़ा बड़ा है, इतना छोटा एग्जाम नहीं है वो। घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है, भौगोलिक सीमा प्लस राजनयिक क्षेत्र। तो राजदूत उच्चायुक्त जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, भारत की सीमा में आते हैं। समझ में आ रहा है ये। हाँ भाई, अब ये जो खर्च होगा ना, हाँ इसमें भारत खर्च देगा। अब इसका जो इन लोगों का जो है ना, इन लोगों का घर का खर्च ये भारत सरकार नहीं देगी, वो लोग देंगे। अमेरिका वाला अमेरिका को देगा, जर्मनी वाला जर्मनी देगा, चीन वाला चीन को देगा। भौगोलिक सीमा तो पूरा ये है। अब एक और चीज, हाँ उसकी जीडीपी में काउंट है। और एक स्पेशल चीज बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझिए, इसी पे बता दे रहा हूं, इसी मैप पर। आप लोग इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में एक पढ़ते होंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या अंग्रेजी में पढ़ते होंगे सेज। सेज मतलब पढ़ते होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पढ़ते हैं, आता हूं थोड़ा बता रहा हूं मैं, वो भी जान लो आप लोग। अब जब पढ़ ही रहे हैं आप लोग तो अच्छे से जान लीजिए। हमें थोड़ा चलेगा अलग विषय में, लेकिन कोई बात नहीं, समझा जाएगा। ये भारत की बाउंड्री है, कहिए हाँ, कहेंगे ही, चीन का थोड़े है, भारत की है बाउंड्री। अब इस भारत की बाउंड्री में तो क्या सर, ये जो सारा जलीय क्षेत्र है, ये भारत का जो समुद्री एरिया है, ये पूरा समुद्र सटा हुआ, ठीक, तो सर ये किसका है, सवाल उठेगा कि नहीं, बिल्कुल झगड़े की बात है। अगर ऐसा हो तब तो रूस वाले, अमेरिका वाले, सीरिया वाले सभी देशों के जाके जितने भी आसपास के समुद्र के इलाके होंगे तब तो सब पर कब्जा कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो इसके लिए संधि हुई, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको लेकर एक संधि हुई, उस संधि का नाम था सेज। सेज मतलब जान लो आप लोग, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हिंदी में से कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हो गया, अब आगे समझो आप लोग। तो हुआ कि इसमें यह संधि की गई कि किसी भी देश का जो तटीय एरिया होगा समुद्र के पास वाला, है ना, वो उस देश का होगा कितना, 200 नॉटिकल में। कितना मील, आप लोग सर्च करना, घर पे जाके देखना, 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है, पहले मैं बता रहा हूं आपको। यानी भारत के आसपास का जितना ये समुद्री एरिया है, अभी ज्ञान पूरा नहीं है, अभी अधूरा है, अभी पूरा आधा बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए। भारत के आसपास का जितना एरिया, कितना एरिया, 200 नॉटिकल मील। कितना, 200 नॉटिकल मील। ये आप लोग लिखो यहां पर, 200 नॉटिकल मील। ये हम लोग भूगोल में चले गए। 200 नॉटिकल मील एरिया किसका होगा, भारत का होगा।
लेकिन आगे पूरी बात, अभी आधी बात है, 200 नॉटिकल मील किसका होगा? भारत का होगा। लेकिन आगे शर्त यह है कि पूरा भारत का नहीं होगा। तो सर किसका होगा, कैसे होगा? वो 200 नॉटिकल मील भारत का तब होगा, वही क्षेत्र होगा जो भारत के लिए कैसे फायदेमंद हो, आर्थिक रूप से क्या होगा? फायदेमंद होगा। कैसे होगा? आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, तभी उसको क्या मानेंगे? भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे एग्जांपल के लिए बरसात के महीने में, कब, किस महीने में? बरसात के महीने में होता क्या है ना कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। आप लोग हमेशा करंट अफेयर में कभी भी न्यूज पढ़ना आप लोग तो देखना, बरसात के महीने में ना भारत और पाकिस्तान हमेशा झगड़ा होता है। कौन सा एरिया? गुजरात में। गुजरात का एक जिला है कच्छ का। कौन सा जिला है? कच्छ का। इसे भी याद रखिए, करंट अफेयर में सब आने हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। फिर से मैं बना दे रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं। गुजरात के एरिया कच्छ, पाकिस्तान है ना बॉर्डर। पाकिस्तान हमेशा होता क्या है ना, जब भी बरसात का महीना आता है, ठीक, तो भारत क्या करता है? भारत भी कम नहीं है, पाकिस्तान भी कम, दोनों कम नहीं है, दोनों चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे। अब देखिए, तो जो कच्छ का जो एरिया होता है ना, भारत सरकार क्या करती है? बाकी महीनों में या कुछ नहीं करती है। जैसे बरसात का महीना आता है, भारत सरकार यहाँ पर अपना स्टीमर, नाव वगैरह सब पर्यटन स्थल बना देती है। क्या बनाती है? पर्यटन स्थल। अब पाकिस्तान वाले जानते हो ना कि अपने दुख से किसी को दुख नहीं होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुख होता है। जैसे आपका दोस्त फेल हो जाए तो दुख होगा, लेकिन आपका दोस्त अगर पास हो जाए तो उससे आए दुख होगा। अब कोई बोलेगा सर नहीं, भुलवाइए मत वो आपका मन जानता है, वो होता है। सच बता रहे हो, 3 इडियट बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात बोलता है आमिर खान कि सच बात है, दोस्त अगर फेल हो जाए दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर पास हो जाए ना तो इतना दर्द होता है कि पूछो मत, बड़ा होता है। आते हम लोग, तो होता क्या है ना, पाकिस्तान कहता है कि ये भारत वाले, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग बाकी महीने में स्टीमर और नाव लेके नहीं आते हो, बरसात के महीने में लेके चले आते हो हड़पने के लिए। माने भारत जानबूझ कहता है कि जानबूझ क्या है ही भारत का, ठीक। तो अब ये पाकिस्तान बार बार कहता है यूएन में जाकर कि ये तो दलदली जमीन है, ये भारत के आर्थिक रूप से कोई फायदेमंद वाली चीज नहीं है। तो भारत कहता ऐसे कैसे है? हम वहां पर स्टीमर नाव चला के क्या कमाते हैं? आर्थिक रूप से मेरे लिए क्या है? फायदेमंद है। तो हमेशा देखना करंट अफेयर में इसको लेकर हमेशा क्या रहता है? विवाद रहता है। तुरंत आपको सोचना चाहिए कि समुद्री झगड़े के लिए क्यों झगड़ा कर रहा है भारत और पाकिस्तान। तो झगड़ा कौन सा मैटर है? सेज का। देखिए आप लोग इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते आप कहां गए? भूगोल में। इसीलिए मैं बोलता हूं जीएस की बंद कर दीजिएगा। होता क्या है ना, इधर ये जीएस के हर एक मैटर, जीएस का पूरा हर एक मैटर आपस में क्या है? कनेक्ट है, सबका सब